बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पोर्ट्स 360। मैं हूं आपका मेज़बान अहमद नवाज़। बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ें आपके लिए आज शो में प्लान हैं। सबसे पहले आपसे इंटरनेशनल रेसलिंग की बात करनी है, जहां पर पाकिस्तान ने एक और एजाज़ अपने नाम किया है। तो आपसे बिल्कुल तारुफ भी कराएंगे इन रेसलर का और आपको बताएंगे इनकी सारी कैंपेन के बारे में। मेरी इनसे इससे पहले भी मुलाकात रही थी हमारे एक और प्लेटफॉर्म पर, और वहाँ पर हमने सारी चीज़ें डिस्कस की थी। बट ये सब डिस्कशन उनकी प्री फाइट थी, और अब जब आप फाइट के बाद बात करते हैं तो मेरे ख्याल से ये दूसरा इंटरनेशनल टाइटल है जिसको हम सेलिब्रेट करेंगे उनके साथ। और बड़ी ज़बरदस्त फाइट रही। फाइट के बारे में जानेंगे, उसके बाद कैसा रिस्पॉन्स है, और जैसा कि इन्होंने मुझे थोड़ा सा इन्फॉर्म किया था इस फाइट से पहले भी हमारी जब गुफ्तगू हुई थी कि ही इज़ देन बाउंड टू डिफेंड दिस टाइटल। तो उस बारे में भी ज़रूर हम गुफ्तगू करेंगे कि आगे के लिए क्या प्लान है और आगे क्या होने जा रहा है, क्योंकि बड़े ही ज़बरदस्त विजुअल्स आप अपनी स्क्रीन पर तो ज़रूर देखेंगे। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि पाकिस्तान के लिए एक ज़बरदस्त एजाज़ है, इन्होंने पाकिस्तान का नाम जो है वो रोशन किया है। और हमेशा से जब आप बात करते हैं उस प्रोफेशनलिज्म की जो हमारे यहाँ मुख्तलिफ स्पोर्ट्स में होता है, इनकी जब आप बात करेंगे तो आपको पता लगेगा कि ये कब से इस चीज़ को फॉलो करते आए हैं। और इन्होंने ना सिर्फ इसको एक फ़ैन की हद तक फॉलो किया, बल्कि अपने पैशन से इसको एक प्रोफेशनल स्पोर्ट में अपनाया। तो ये जो एक तब्दीली थी ये भी एक बड़ी रिमार्केबल है। तो इस बारे में भी हम ज़रूर गुफ्तगू करेंगे। उसके बाद आपसे बात करनी है ओवरऑल, मेरे ख्याल से जब आप इस रेसलिंग की बात करते हैं, स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, पाकिस्तान में हम कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, या इंटरनेशनल अगर आपने उस क्राइटेरिया को मीट करना है तो कौन से वो स्टेप्स हैं जिससे पाकिस्तान में इस चीज़ को फ़रोग मिल सकता है। तो इस बारे में भी ज़रूर गुफ्तगू करेंगे। उसके बाद आपसे बात करेंगे पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान सीरीज़ के बारे में। पहला वनडे तो हम हार गए, बहुत ही करीब थे, लेकिन जब आप दूसरे वनडे इंटरनेशनल की बात करते हैं तो उसके बारे में क्या तैयारी है, बताया जा रहा है कुछ खिलाड़ियों को रेस्ट लेने का फैसला किया जा रहा है, विकेट वहाँ पर कैसा होगा, पिच कैसे बिहेव करेगा, इन तमाम चीज़ों को हम डिटेल में ज़रूर डिस्कस करेंगे। और पाकिस्तान का जो ये मुकाबला बड़ा ज़रूरी इसलिए साबित होगा कि हमने एक बड़ा ज़बरदस्त मोमेंटम देखा पाकिस्तान टीम के अंदर। एक वो फाइट नज़र आई, चाहे वो हारिस रऊफ ने बैक टू बैक जब विकेट्स ले ली, अगर आप बैटिंग की बात करें, इरफान नियाजी का कैच हो, रिजवान ने बैटिंग अच्छी की, बाबर ने, नसीम शाह, शाहीन शाह अफरीदी की शानदार एक पार्टनरशिप रही। तो मेरे ख्याल से अगर आप ऑल इन ऑल इसको देखेंगे तो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से ये कैंपेन चली है। ऑल दो जैसा कि मैंने कहा कि मैच रिजल्ट हमारी फेवर में नहीं रहा, लेकिन बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से पाकिस्तान ने मैच में दिखाया। मेरे ख्याल से वो जो यूनिटी, वो जो एक कमराडरी मिसिंग थी, वो हमें वापस देखने को मिली है। तो उस बारे में भी हम ज़रूर गुफ्तगू करेंगे। उसके बाद आपसे बात करनी है बांग्लादेश के ऑलराउंडर शाकिब अल हसन की, जिनके एक्शन को जो है वो मशकूक रिपोर्ट किया गया है, और इस बारे में ज़रूर गुफ्तगू करेंगे। मेरे ख्याल से क्रिकेट की आप जितनी भी खबरें उठाकर देख लें, कोई ना कोई रीज़न लाजमी होती है कि शाकिब जो है वो खबरों में लाजमी रहते हैं। तो ये मेरे ख्याल से ये भी एक स्किल है। तो चाहे वो उनका एग्रेसिव बिहेवियर हो, चाहे डोमेस्टिक में बैन हो, चाहे फ़ाइन लग जाए, अब एक्शन रिपोर्ट हो गया है, तो काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात जो हैं करियर के साथ वो चलती आ रही हैं। तो इस बारे में भी ज़रूर गुफ्तगू करेंगे। उसके बाद आपको बताएंगे वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप मुकाबलों के बारे में, जहाँ पर पाकिस्तान के 3 खिलाड़ी जो हैं वो नॉकआउट राउंड के लिए क्वालिफाई कर चुके हैं। एक और एजाज़ जो है वो पाकिस्तान उसके बहुत करीब है। तो इस बारे में भी ज़रूर गुफ्तगू करेंगे। उसके बाद आपसे बात करनी है वुमेंस फ्यूचर टूर प्रोग्राम FTP के बारे में। 2025 से 29 तक का ऐलान जो है बाकायदा तौर पर कर दिया गया है। पाकिस्तान इसमें कितने मैचेस खेलेगा, बाकी टीम्स कितने मैचेस खेल रही हैं, होम और अवे, ये सारा सिनारियो जो है वो आज आपसे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मेहमानों से आपका तारुफ हमने ज़रूर कराना है, और जैसा कि मैंने कहा कि आज बड़ी ज़बरदस्त गुफ्तगू होने वाली है। सबसे पहले तो हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर रही हैं हमारी स्पोर्ट्स एक्सपर्ट है, पाकिस्तान की साबिक क्रिकेट कप्तान, इंटरनेशनल क्रिकेट कमेंटेटर, ब्रॉडकास्टर एंड प्रेजेंटर सरा मीर साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? बहुत शुक्रिया आप हमें ज्वाइन करिए। साथ ही साथ हमें ज्वाइन करें हमारे स्पोर्ट्स एक्सपर्ट सईद मोहम्मद अवैस। अस्सलाम वालेकुम। कैसे जनाब आप? बड़ा पंप अप मारा, थोड़ा सा नर्वस फील कर रहे हैं, मैंने अंदाजा लगाया आज हालत खराब है। जरा आपको मेरे ख्याल से डोमिनेंस फील हो रही है अपनी दूसरी साइड पर, बट इस बारे में भी ज़रूर बात करेंगे। और साथ ही साथ आज जैसा कि मैंने कहा कि हमारे शो के एक स्पेशल गेस्ट हैं, हु इज़ ऑफ कोर्स द इंटरनेशनल हेवीवेट चैंपियन ऑफ द वर्ल्ड इज़ वेल, REW चैंपियन। आप जितने भी टाइटल्स जो है इनके साथ हम डिस्कस ज़रूर करेंगे, बट रिसेंटली ही हैज़ मेड ऑल ऑफ अस प्राउड। हम सब जो है बहुत खुश हैं, इन्होंने पाकिस्तान का नाम रोशन किया है, इंटरनेशनल टाइटल जीता है। रेसलर हैं जनाब अतर जाहिद साहब। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं अतर आप? मैं बिल्कुल ठीक। सबसे पहले तो आपको हम सब की तरफ से बहुत मुबारकबाद हो, माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त आपकी फ़ाइट रही। क्या बताना चाहेंगे? आपसे मेरी पहले भी ज़रा गुफ्तगू हुई थी, लेकिन अब जब फाइट के बारे में एक्चुअल बात करते हैं, आपकी बेल्ट भी हमारे सामने है, फाइट कैसे रही सबसे पहले तो ये बताइए। फाइट बहुत इंटरेस्टिंग फाइट थी, और ये हार्डकोर मैच था, इसमें कोई भी वेपन अलाउड था। और बेसिकली ये मेरे पे बहुत ज़्यादा प्रेशर था, क्योंकि ये नेपाल में थी फाइट मेरी, और नेपाल भी आपको पता है सारा इंडिया के वहाँ पे बहुत सारे सपोर्टर्स हैं, और ड्यूरिंग मैच ये पूरा क्राउड इंडिया 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 की चैंटिंग हो रही थी वहाँ पे। तो मुझे बहुत गुस्सा भी आता रहा कि क्या हो रहा है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बहुत करम है कि मैंने स्ट्रैटेजीज ऐसी बनाई हुई,
और यानी ऑन द स्पॉट मुझे डिसाइड करना पड़ा कि अब ये इस तरह कर रहा है, मुझे इसको कैसे रिंग में लेके चलना है। तो जो हुआ ऑन द रिंग में यानी ऑन द स्पॉट हुआ, और बहुत इंटरेस्टिंग फाइट रही। इसमें कैंडो स्टिक यूज़ हुई, अपना चेयर्स यूज़ हुई, और इस तरह मेटल यूज़ हुआ। तो इस तरह अल्हम्दुलिल्लाह मैंने फिर फाइट विन की। यानी नो होल्ड्स बार्ड चल रहा था इसके अंदर। बिल्कुल, So, ऐसे ही था। अच्छा, ये आपने बड़ा इंटरेस्टिंग एक फैक्टर मेंशन कर दिया कि किसी भी स्पोर्ट में आप कंपेरेटिव तो होते हैं, लेकिन जब ये वाला एलिमेंट आ गया कि पाकिस्तान इंडिया का मुकाबला हो गया, तो वो आई थिंक आपने कहा प्रेशर है, लेकिन मेरे ख्याल से शायद एड्रेनलिन रश भी जरा ज्यादा हुआ बिल्कुल होगा। था, उस टाइम तो बहुत ज़्यादा था। बिल्कुल ऐसे ही था। और ये आपको पता है, जैसे मैंने भी आपको बताया, वहाँ पे पूरा क्राउड इंडिया इंडिया की चैंटिंग कर रहा था। तो मेरे माइंड में तो यही था कि मैंने कुछ भी हो जाए, बस जीतना ही जीतना है। पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, और मैं इंटरनेशनल टाइटल आज यहाँ से लेके ही जाऊँगा। तो मैं था कि पाकिस्तानी नेशन को मैं लेट डाउन नहीं करूँगा, और जब मैं जीता तो मैंने अपनी विक्ट्री और ये पाकिस्तानी यूथ और नेशन को डेडिकेट की। तो ओवरऑल गोइंग थ्रू दिस फाइट, ऑब्वियसली फाइट तो आपने अपने नाम की, कन्विंसिंगली आपने अपने अपोनेंट को हराया, बेल्ट हमारे सामने है। सारा प्रोसेस कैसा था इससे पहले? मुझे याद है आपने लास्ट टाइम भी अपने कोच के बारे में भी बात की, जिसको हम कहते हैं बिल्ड अप टू दिस फाइट। वो कैसा चल रहा था? आपकी ट्रेनिंग रूटीन, सारी रेजिम, उसके बारे में ज़रूर बताइएगा। जी, मेरी ट्रेनिंग जो है बहुत एडवांस लेवल की ट्रेनिंग थी। जैसे मैं आपको पता है, मेरे अमेरिकन ट्रेनर हैं WWE के रेसलर कलिस्टो। तो उन्होंने सारा मुझे यानी प्रिपेयर किया फाइट के लिए किया। उसने मुझे बताया कि अब आपकी ये स्ट्रेंथ है, ये वीकनेस है। उसने मुझे मेरे अपोनेंट के बारे में बताया, उसकी रिसर्च की कि ये रिंग में ऐसे करता है, इसकी ये स्ट्रेंथ है, रिंग में ये वीकनेसेस हैं, तो तुमने इस चीज़ पे काम करना है, जब रिंग में जाओगे तो ये करना। तो ट्रेनिंग मेरी बहुत नेक्स्ट लेवल की थी, और मेरे ट्रेनर का बहुत बड़ा यानी इसमें क्रेडिट है कि आज मैं इंटरनेशनल चैम्पियन हूँ। ओवरऑल एक्सपेक्टेशंस हाई होती हैं लोगों की जब भी पाकिस्तान किसी भी मुकाबले में होता है, बट यू हैव लिव्ड अप टू दोज एक्सपेक्टेशंस। अब आगे का, जैसा कि मैंने आपसे पूछा, क्योंकि इस टाइटल की एक खास बात ये भी है, और अब आप मल्टीपल टाइटल्स हैं आपके पास, तो पहले तो दोनों टाइटल्स के बारे में बताइएगा, और फिर आपने जिस तरह हमें शो से पहले भी जिक्र कर रहे थे कि अब आपके टूर शुरू होने वाले हैं। बिल्कुल, अभी मेरा वर्ल्ड टूर शुरू होने वाला है, जिसमें चाइना, मलेशिया, थाईलैंड, अमेरिका है। तो मुझे हर जगह जाके अपना टाइटल डिफेंड करना है, और इंशाल्लाह मैं ही विन करूंगा हर फाइट, और पाकिस्तान को इसी तरह प्राउड करता रहूंगा। इंशाल्लाह, ये ओनस है कि अब आपने दोनों टाइटल्स डिफेंड करने हैं साइमल्टेनियसली। तो आई थिंक बड़ा अच्छा वुमन है। तो फ्रॉम अ पॉइंट, जब हम बचपन में इंटरनेशनल रेसलर्स को सेलिब्रेट करते थे, टू अ पॉइंट कि अब हम एक पाकिस्तानी रेसलर को सेलिब्रेट कर रहे हैं जिन्होंने इंटरनेशनल टाइटल जीता है, आप क्या कहना चाहिए? पहले तो बहुत ज़्यादा मुबारक पूरे पाकिस्तान की तरफ से, हमारी टीम की तरफ से यहाँ पर। और सवाल ये ज़रूर पूछना चाहूँगी, क्योंकि आपने बताया आप सऊदीया में ज़्यादा रहते हैं और ट्रेनिंग वहाँ पर करते हैं, तो पाकिस्तान की जो अपनी यहाँ पर लोकल ट्रेनिंग होती है रेसलिंग की, उससे कोई आपको एक्सपोजर का मौका मिला? और अभी हमें कितना और काम करना है, क्योंकि आप तो अमेरिकन ट्रेनर के साथ काम कर रहे हैं, यहाँ के तो एथलीट्स को वो मैसर नहीं है। तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट की एलिमेंट्स क्या हैं एक रेसलर को ट्रेनिंग के लिए? अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में तो ना कोई सर्टिफाइड एकेडमी है, और ना ही कोई सर्टिफाइड ट्रेनर है प्रोफेशनल रेसलिंग का। तो यहाँ पे तो यही है कि रिंग में जो भी यानी सीखता है वो सेल्फ लर्निंग के थ्रू ही सीखता है। और लेकिन मैं इसमें काम करना चाहता हूँ कि पाकिस्तान के एथलीट्स के लिए कि इसमें कुछ ऐसा प्लेटफॉर्म बने यहाँ पे कि हमारे एथलीट्स जो है रेसलिंग में जो आना चाहते हैं, उनको यानी प्रॉपर सर्टिफाइड एकेडमी, सर्टिफाइड ट्रेनर यहाँ पे आएँ और ट्रेन करें, ताकि जितनी ज़्यादा पाकिस्तान की यूथ यानी इस चीज़ को सीखेगी और इंटरनेशनल जाके रिप्रेजेंट करेगी, पाकिस्तान का उतना ही पॉजिटिव इमेज रिफ्लेक्ट होगा ऑल अराउंड द वर्ल्ड, और हम ये शो कर सकते हैं कि हम पीसफुल और लाइक इस तरह यानी सही लोग हैं। और वहाँ से जो भी यानी ऑल अराउंड द वर्ल्ड से जितने भी रेसलर्स हैं वो पाकिस्तान आए, और ये हमारे लिए बहुत, मैं इसमें वर्क करना चाहता हूँ, मेरी वर्किंग जारी है। तो लेट्स होप यानी इंशाल्लाह मेरे ख्याल से यूल बी दैट गाइडिंग लाइट एज वेल। आप एक आइकॉन क्योंकि बन चुके हैं, तो आपको देखकर बहुत सारे लोगों को इंटरेस्ट पैदा होगा। बट सना, आपने कभी, क्योंकि एक डिस्क्लेमर आपको याद होगा, डोंट ट्राई दिस एट होम चलता था, बट कभी सिबलिंग राइवलरी के अंदर ऐसा हुआ है कि आपको या आपने किसी को उठाकर फेंका हो या रेसलिंग चलती रही? मेरा बड़ा भाई जो है जिसके साथ मैंने क्रिकेट भी शुरू किया, 9 साल बड़ा है मुझसे, और हमारी फुल रेसलिंग चलती थी, और पूरा वो होता था, रेसलर्स चूज किए जाते थे। उसको अंडरटेकर बड़ा पसंद था, मुझे शॉन माइकल्स बड़ा हुमायूं, if I'm not wrong। हुमायूं, जी बिल्कुल। तो हम खूब फाइट करते थे, और ऑब्वियसली वो हाथ ज़रा हौला ही रखता था क्योंकि 9 साल छोटी थी मुझसे, लेकिन फाइट पूरी हुआ करती थी। और मेरी अम्मी बड़ी शौकीन थी फाइटिंग रेसलिंग देखने की, लेकिन उनका शौक अलग था, वो देख रही होती थी रेसलिंग, और फिर जिसको ज़्यादा मार पड़ रही होती थी उसकी साइड पे हो जाती थी। फिर जब वो मारना शुरू करता था, फिर दूसरे की साइड पे हो जाती थी। तो हमेशा अंडरडॉग के साथ वो रहते थे, तो हम हमेशा कंफ्यूज रहते थे कि अब हमने किसको सपोर्ट करना। पर ऑब्वियसली उस वक्त तक आपको पता है, जिस वक्त हमारा बचपन था, तो उस वक्त
बहुत ये शॉन माइकल्स, अंडरटेकर और Triple H। ट्रिपल एच Triple H का नाम लेना ज़रूरी है। और रॉयल रंबल एक बड़ा मशहूर हुआ करता था, तो देखते थे हम काफ़ी इंटरेस्ट। वैसे आप तो यकीनी तौर पर ये एजाज़ रखते हैं, मेरे ख्याल से एक्सपोजर है ये आपको भी। मैं अभी मैनेजरियल एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पे तो खैर नहीं जा रहा, नहीं रेसलिंग के मैनेजर मतलब आप भी हमारे लिए पॉल बेरर हैं ऑफ रेसलर्स एज अ मैनेजर, अंडरटेकर या केन के साथ साथ चलते हुए, लेकिन इट्स अ फैंटास्टिक मोमेंट कि हम अत्थर को सेलिब्रेट करें। नहीं, एक तो सबसे पहले मुबारकबाद। और मैंने कहा ना, एक अच्छी चीज़ होती है अहमद भाई कि इस प्लेटफॉर्म के साथ हम लोग उनको अपना खास करके प्रमोट करते हैं जिनको शायद बहुत कम लोग जानते हो। कल भी ये बात हो रही थी कि हमारे लड़के जाके वंडर्स करते हैं पूरी दुनिया के अंदर, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बहुत ही कम गिने चुने स्पोर्ट्स हैं। हमारा एक थोड़ा सा मसला ये है कि ऐसा कौम जोन सा हम लोग ज़्यादा जाते हैं कलेक्टिव स्पोर्ट्स की तरफ, जो कि आप कहते हो कि टीम बिल्डिंग स्पोर्ट्स है। फुटबॉल की बात करें, क्रिकेट की बात कर लें, या आपकी हॉकी वगैरह है। इंडिविजुअल स्पोर्ट्स के अंदर उस लेवल पे compete करके फिर पाकिस्तान के लिए वर्ल्ड चैम्पियनशिप जीतना बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। आपकी मेहनत भी लगती है, आपका टाइम भी लगता है, और लिटरली आप मार भी बहुत खाते हो। उसको हम सेलिब्रेट नहीं करते क्योंकि अनफॉर्चुनेट है वो ज़्यादा मार्क नहीं रखता पाकिस्तान में। आपको थोड़ा सा अरसे पहले अगर आपको याद हो, इधर पाकिस्तान में भी एक छोटा सा एक इवेंट जो है वो ऑर्गेनाइज किया गया था, जिसमें अगर मैं गलत नहीं हूँ तो बादशाह खान थे, साथ में क्रिस्टोफर जो हैं वो यहाँ पर आए हुए थे। इस्लामा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में था। अब मैं व्यूअरशिप की बात आपको कर रहा हूँ यार, वो स्टेडियम भरा हुआ था, लिटरली जगह नहीं थी वहां बैठने की, कि स्टेडियम भरा हुआ मतलब आप यही सोचें कि अगर अत्थर अपने होम ग्राउंड पर लड़ रहे हो तो कितना ज़्यादा क्राउड था। आएगा। और उसको मार्केट प्रॉपर तरीके से किया जाए कि फाइट है, उसको प्रॉपर तरीके से ब्रांड किया जाए। मैं नहीं मानता कि कोई बंदा ना आना चाहिए। लोग कहते हैं, सिर्फ क्या मसला होता है कि ज़्यादा शोकेस नहीं करवाया जाता इस चीज़ को। हमारा सबसे बड़ा एक मसला, मैंने आपको कहा ना, कि हमारे स्कूल से भी गुजारिश है, यूनिवर्सिटी से, यहाँ तक कॉलेजेस से है, आज भी वो कहीं ना कहीं सेटअप एक हमारा चल रहा है। अगर कोई बच्चा नज़र आता है या बंच ऑफ प्लेयर्स नज़र आते हैं ना कि यार ये UFC की बात कर लो, MMA की बात कर लो, स्नूकर की बात कर लो, या रेसलिंग की बात कर लो, ये वो स्पोर्ट्स हैं जिसमें सबसे पहले एक बात की जाती है, नहीं ये ख़तरनाक है, इसमें ना जाना प्लीज़, या ये क्या कर रहा है जी, अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रहा है। ज़िंदगी कोई बर्बाद नहीं कर रहा, थोड़ा सा एक पुश तो दो ना। प्रोफेशनलिज्म हर की एक तरफ, प्लेयर को, हर एक बंदे को ना हमेशा ज़िंदगी में एक पुश लाजमी चाहिए कि उस प्लेटफॉर्म में जाने के लिए। आप उसको उधर ही मार देते हो, जब उसको बैकअप करते हो फिर अतर जैसे लोग आपके सामने आते हैं जो वर्ल्ड चैंपियनशिप आपको जीत के देते हैं। ये कहना आसान है, हम अपनी जगह वर्ल्ड एंटरटेनमेंट रेसलिंग की बात करें, आप बात करते हो, मुझे एक ही, क्योंकि मैं वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट में कभी गया नहीं, UFC देखने का मौका मिला, ब्रॉक लेसनर की आपको पता है ब्रूटल फाइट होती थी, उसके लिए टिकट लिटरली नहीं मिलता था। लेकिन यार जिस लेवल पे वो लोग खेल रहे हैं और जो उनको एक पूरा का पूरा फैन सपोर्ट मिलता है, मैं आपको बात सच कर रहा हूँ, आपको क्रिकेट में इतना नहीं मिलता। इतनी ज़्यादा एंटरटेनमेंट है उसके अंदर कि आप लोग जिस तरीके से लड़ते हैं, जान मारते हैं, बैक फैन उसका अपना सपोर्ट है, फैंस का सपोर्ट है, हमारे आज भी वो चीज़ मिसिंग है यहाँ पर। आज आप इस चीज़ को मार्केट करें, मैं आप क्योंकि खुद भी मिक्स मार्शल आर्ट्स वालों के साथ रहे हैं, मैं नहीं मान सकता अहमद भाई कि आप MMA को मार्केट करोगे पाकिस्तान में, पाकिस्तान इंडिया फाइट है या कोई फाइट पाकिस्तान की, आपके पास क्राउड ना आपके पास बिल्कुल ऐसी है अतर। अब प्लेटफॉर्म की तो हम बात कर सकते हैं, मतलब जैसा कि मैंने कहा कि प्रॉस्पेक्ट हो कि आप अगर अपने होम सॉइल पर लड़े हों तो कितना क्राउड आपको सपोर्ट करने आएगा, आपको भी एक फील आएगी कि यार मैं अपने ओरिजिन्स के अंदर जो है वो अपनी फाइट देख रहा हूँ। लेकिन इसमें अब सबसे पहला स्टेप क्या होगा, क्योंकि इंस्पायर भी करना है यूथ को बट सेफ एनवायरनमेंट देना है, और जैसा कि आपने कहा कि इंटरनेशनल सर्टिफाइड एकेडमी नहीं है, ट्रेनर्स नहीं है, तो वो रॉन्ग डायरेक्शन में एफर्ट्स जा नहीं सकती। तो आपने भी जिस तरह कहा आप खुद एक प्लेटफॉर्म शुरू करना चाहते हैं, लेकिन व्हाट्स द फर्स्ट स्टेप जो हमें करना है कलेक्टिवली एज अ नेशन? फर्स्ट स्टेप तो यही है कि यहाँ पे सर्टिफाइड एकेडमी हमें बिल्ड करनी चाहिए, फिर उसके बाद सर्टिफाइड ट्रेनर आए अमेरिका से, जो यहाँ पे उसका फिर यहाँ पे रहना होगा, उसके सारे हमें उसको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करनी पड़ेंगी ट्रेनर को, जो भी उसको चाहिए। फिर उसके बाद यहाँ पे जो रिंग होगा वो भी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का बनना चाहिए, क्योंकि जो लोकल रिंग है और जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के रिंग है वो बहुत उसमें डिफरेंस होता है। तो जो आप लोकल रिंग में फाइट करते हैं और इंटरनेशनल जब जाते हैं तो उसमें आप कम्पीट नहीं कर सकते, बहुत यानी आपको पता चलता है जब आप एक्चुअल में करते हैं। तो ये चीज़ें हमें सारी प्रॉपर ये चीज़ें चाहिए, जिसमें हम पाकिस्तान में चीज़ें 1 by 1 अगर कर सकें तो क्यों नहीं यूथ इसमें आना चाहिए। और जैसे भी इन्होंने व्यूअरशिप की बात की, रेसलिंग की व्यूअरशिप क्रिकेट से ज़्यादा है, और इन्होंने भी, मैडम ने भी जैसे बताया कि मैं अपने भाई के साथ बचपन में घर पे लड़ती थी, तो क्रिकेट का बच्चा जो होता है वो बैट और बॉल गली में तो बाद में आता है, रेसलिंग जो अपने घर से शुरू करता है पहले। तो इसमें अगर आप देखें तो रेसलिंग की व्यूअरशिप हर स्पोर्ट से ज़्यादा है, लेकिन पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली अभी इस चीज़ का इतनी अवेयरनेस नहीं है लोगों को, और इस तरह, लेकिन मैं वर्किंग कर रहा हूँ इस पर इंशाल्लाह। नहीं, पाकिस्तान में मेरे ख्याल से एक बड़ी लार्ज कम्युनिटी रही है, जिस सेटअप में हम भी बड़े हुए सब, हमने वो एक दौर देखा, WWE ने बड़ा डोमिनेट किया, फिर उसके बाद आप TNA की बात कर सकते हैं, बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स रहे हैं जिन्होंने बहुत डोमिनेट किया है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसके बाद वो क्योंकि रुझान कम हुआ तो मेरे ख्याल से वो अटेंशन स्पैन पे डाइवर्ट हो जाता है। बट उस तरफ वापस ले जाने के लिए, जिस तरह ऑब्वियसली आप हैं, आप तो अपने
सोशल मीडिया हैंडल्स के ऊपर लाजमी पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ का प्लेटफॉर्म आपको मुयसर है, इसको फिर मीडिया रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है कि आप बिल्कुल, हाईलाइट किया जाए, प्रमोट करें। तो उस बारे में, क्योंकि आपकी भी अब जिस तरह ये फाइट थी तो बहुत सारी एंटिटीज इसके साथ काम कर रही होंगी, तो मीडिया एंगल से आप इसको कैसे देखते हैं, जो आपकी एटलीस्ट फाइट थी और उसकी फिर जो हाइप क्रिएट की गई? बिल्कुल, मुझे तो पाकिस्तानी मीडिया ने बहुत सपोर्ट किया है और मैं तो बहुत यानी थैंकफुल हूँ पाकिस्तानी मीडिया का कि इन्होंने मुझे इस तरह सपोर्ट किया और प्रमोट किया और मेरे थ्रू बहुत सारे यूथ को अवेयर किया कि पाकिस्तान में यानी पाकिस्तानी एथलीट इस तरह ये उसे इंडियन को हराया है और विन किया टाइटल। तो मैं तो बहुत थैंकफुल हूँ मीडिया का। और इसी तरह अगर यहाँ पे अगर एकेडमी बनती है और सर्टिफाइड ट्रेनर आता है तो यानी मीडिया बिल्कुल सपोर्ट करेगा उसको भी, उस चीज़ को, और हाईलाइट किया जाएगा और पाकिस्तानी यूथ इसमें और ये अपना नाम बना सकती है। आई थिंक एट द अर्लीस्ट है, हम ये ना वेट करें कि जब अत्थर अपने करियर में रिटायर होंगे तो फिर वो आके एकेडमी खोलेंगे। वी नीड टू डू दिस एट द अर्लीस्ट। बिल्कुल, देखिए आपने जो बात की व्यूअरशिप की, सबसे ज़्यादा आजकल जो भी स्पोर्ट अपने आप को रेलिवेंट रखना चाह रही है और बाकी स्पोर्ट से कम्पीट करना चाह रही है, उसमें सबसे ज़्यादा स्पोर्ट फ़ैन इंगेजमेंट का फैक्टर है कि आप एक आम बंदे को कैसे इंगेज कर सकते हैं। खाली टीवी पे लोग बैठ के आजकल ना मैचेस देखते हैं, वो लाइव जाना चाहते हैं या लाइव इंटरेक्शन चाहते हैं उस स्पोर्ट के साथ। क्रिकेट भी क्यों पॉपुलर है कि आप गली में निकल के खेल सकते हैं। गोल्फ पॉपुलर पाकिस्तान में एक एलीट तबके में है, उसके अलावा आम बंदा नहीं, एक्सेस नहीं है ना आपको। गोल्फ है ही एलीट स्पोर्ट, बट जो रेसलिंग के जैसे बात की, अगर आपके एक ज़माने में हमारे पहलवान होते थे, अखाड़े होते थे, वहाँ लोग जाते थे, इंगेजमेंट होती थी। जब तक हम अब ये जो मॉडर्न रेसलर्स हैं इनकी आप प्रॉपर इवेंट्स नहीं करेंगे, फाइट्स नहीं करेंगे जहाँ पे एक्चुअली लोग जाकर इंगेज कर सकें अपने हीरोज़ के साथ और रेसलर्स के साथ, तब तक वो स्पोर्ट कभी भी बड़ी नहीं होती। वॉलीबॉल का अब आपने देखा है ट्रेंड थोड़ा सा पाकिस्तान में शुरू हुआ है, तो वो किस वजह से शुरू हुआ है? जब वो पाकिस्तान आया स्पोर्ट, उधर आपकी टीम ने अच्छा परफॉर्म किया और साथ फैंस के पास एक अपॉर्चुनिटी थी इंगेज करने के लिए, जब उन्होंने लाइव अपने प्लेयर्स को देखा। तो आई थिंक ये अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए ना सिर्फ क्रिकेट को, बाकी हर स्पोर्ट को, क्योंकि एक सेचुरेशन ऑलरेडी हो चुकी है। हम हर वक्त सुनते हैं क्रिकेट में नाइंसाफ़ी है, ये प्लेयर सेलेक्ट नहीं हुआ, ये ड्रॉप हो गया, इसका करियर ख़त्म हो गया। और हॉकी में आपको ये बात नज़र आती है, क्योंकि सारी सेचुरेशन आपकी इन दो स्पोर्ट्स की तरफ है। जितना हम लोग बाकी स्पोर्ट्स को डेवलप करेंगे, एक तो वो सेचुरेशन ख़त्म होगी और ज़्यादा से ज़्यादा करियर्स बनेंगे स्पोर्ट्स में और ज़्यादा से ज़्यादा स्पोर्ट्स की इंगेजमेंट यूथ के साथ बढ़ेगी। बिल्कुल ऐसे ही है। और मेरे ख्याल से आप कह रही थी एलीट स्पोर्ट एंड देन गर्ल्स हु कैन गोल्फ, तो ये मतलब एक बड़ा एक ट्रांसेंडिंग मूवमेंट है। बट अवैस कलेक्टिव एफर्ट्स, जिस तरह उन्होंने एकेडमी की भी बात की है, अभी आप भी वो प्राइम मिनिस्टर्स यूथ प्रोग्राम के अंदर आपका भी हिस्सा है, ज़ाहिर बात है, आप भी उस एंगेजमेंट में रहे हैं जिसको राना मशहूद साहब लीड कर रहे हैं। फिर एक स्पोर्ट्स एंडाउमेंट फंड भी बनाया गया, तो बहुत सारी पॉलिसीज़ गवर्नमेंट की तरफ से एक बड़े पॉजिटिव नोट पर आ चुकी हैं कि मुख्तलिफ स्पोर्ट्स को अब जो है वो आगे लेकर चलना। आई गेस 2024 है उसको, सॉरी जो 2025 की मैं बात करूँ, उसको स्पोर्ट्स रिवाइवल ऑफ द ईयर जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब की तरफ से अनाउंस किया गया। एंडाउमेंट फंड है जहाँ से डिफरेंट स्पोर्ट्स जो बोर्ड्स हैं या इंडिविजुअल जो फाइटर्स हैं, जैसे इनकी बात करूँ, या जो स्पोर्ट्स है उनको आगे से अलॉट किया जाएगा फंड। और ये होना भी चाहिए। मैं कहा ना, पूरी दुनिया के अंदर स्पोर्ट्स एक बहुत स्ट्रॉन्ग एंटिटीज़ हैं। मैंने आपको शायद उस दिन बता रहा था कि ऑस्लो जैसे शहर, जो छोटा सा एक शहर है, लास्ट टाइम कुछ थे अराउंड कुछ 500-600 ग्राउंड्स थे। इस दफ़ा जब मैं कहूँ 1000 मोर ग्राउंड्स बने हैं वहाँ पर, कि वो इतना ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं स्पोर्ट्स में। जो अभी ये सना बात कर रही थी, मैं दो चीज़ें इस पर अहमद भी करना चाहूँगा। हमेशा आपके प्रोग्राम में बात की है, एक हमें जो हमारे यहाँ फिटनेस सेंटर्स हैं, आपको पता है जिम जो कल्चर है पाकिस्तान में स्लो एंड स्टडी खत्म हो रहा है। अब आपके पास क्रॉसफिट्स आपको पता है ऑटोमेटिकली चेंज हो रहे हैं, जो पूरी दुनिया में चलते हैं, जो आसान अल्फाज में जो एक मजदूर दिहाड़ी करता है, आप क्रॉसफिट के अंदर वही करते हो, बोरी उठाना और अपना हैमर करना वगैरह, वो आपके फिटनेस के ऊपर ज़्यादा असर भी करता है। इतने एक्सपेंसिव है कि एक बंदा 100 दफ़ा सोचता है वहाँ पर जाते हुए। डाइट प्लान तो बहुत दूर की बात है, बिल्कुल, आप तो जाता नहीं है, वो कहता है मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। दूसरा, ये कुश्ती की बात करें, रेसलिंग तो आज मॉडर्न नेम इसका पड़ गया ना। आज आप मुझे बताएं कि मैं भी गांव का रहने वाला हूँ, दूर दराज एरियाज़ के अंदर आप चले जाएं, अखाड़े होते थे जहाँ पर जो पहलवान था वुजू करके अंदर जाता था, आपको याद हो, इतना वो इज्जत उसकी करता था अखाड़े की। अभी एक रिसेंटली पिछले साल रमज़ान में हुआ था, वहाब रियाज ने जो एक टूर्नामेंट करवाया था, वहाँ पर मैं मौजूद था। तो मेरे लिए खुद हैरानगी की बात थी, मैं उधर फ्लोर मैनेजर हूँ, मुझे ये नहीं पता था कि एक बंदा, उनके पता आपको बड़े एक ना एनर्जी किस्म के नाम होते हैं, किसी का कैंची होता है, किसी का कुछ होता है, कमांडो वगैरह का नाम होता है, एक सपा वाला एक नाम था बड़ा मशहूर। मुझे ये नहीं पता था कि वो दुनिया के अंदर 2nd नंबर पर रैंकिंग में दुनिया में, और उधर क्रिकेट भी हो रही थी, फुटबॉल भी हो रही थी, डिफरेंट स्पोर्ट्स हो रही थी। जो भी बंदा आ रहा था ना, सिर्फ एक ही बात पूछ रहा था कि मैच फैसलाबाद का और पता नहीं शायद मुझे याद नहीं मुल्तान का था, फाइनल कब है,
कि इतना अपना था कि लोग देखना चाहते हैं, आपकी पहलवानी को देखना चाहते हैं, रेसलिंग को हमने खुद खत्म। आप ये बात कर रहे हैं, एक पहलवान है राशिद गुज्जर नाम है उनका, गुजरांवाला से उनका ताल्लुक है। तो मुझे याद है कि मेरी जब उनसे लाहौर में मुलाकात हुई तो उन्होंने मुझे सरदाई ऑफ़र की, जो ओरिजिनल सरदाई होती है। तो वो पीने के बाद जब मैंने उनसे तहकीक की, मैंने कहा ये आप इतनी दफ़ा मिले हैं, बड़ी रेयर है। उन्होंने कहा जी अब ये हमसे भी अफोर्ड नहीं होती। तो इस लेवल तक जो है वो चीज़ जो इसकी जो एक पहलवान को बनाने की जो कॉस्ट है, जो मेरे ख्याल से वो बड़ी ज़रूरी है कि आप ये देखें कि वो अब अखाड़े अपने ओन पर नहीं चल सकते, उनको किसी ना किसी कॉर्पोरेट स्पोर्ट्स आप मिट्टी की बात कर रहे हैं ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी सॉरी अरशद लंबर, आप मिट्टी की जो आप बात कर रहे हैं, जो अखाड़े को बनाई जाती है, सीरियसली सपोर्टेड नहीं है। वो करते थे, गांव वाले लोग हैं वो सपोर्ट करते थे। मैंने कहा ना लेकिन यार अब गांव में भी बहुत कम रह चुका है। गुजरांवाला में पहलवानों का शहर था, हार्डली आपको 2 नजर आएंगे, अखाड़े शायद 1 नजर है। फैसलाबाद में आपको एक, वो खत्म होता जा रहा है। उनको सपोर्ट की जरूरत है, जिस तरह हम कह रहे हैं। तो ये जितने भी अखाड़े हैं मेरे ख्याल से हमारी जो कॉर्पोरेट एंटिटी स्पोर्ट्स को कर रही हैं सपोर्ट, मेरे ख्याल से उनको ज़रा वो ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स की तरफ भी आना चाहिए। हम बार बार कहते हैं कि जो हमारे सकाफती खेल हैं, जो जितनी हमारी सकाफत है, इनकी तरफ आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बट अथर सेगमेंट के वक्फे की तरफ जाने से पहले मैं आपसे ये ज़रूर पूछूंगा कि आपका क्या मैसेज है। अब आपके इतने सारे फैंस तो होंगे ही ग्लोबली, लेकिन ख़ास तौर में जो पाकिस्तान में लोग हैं जो आपको इस प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं, जिन्होंने आपकी फ़ाइट जो है सोशल मीडिया के थ्रू देखी, आप उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे? जी, मैं मैसेज ये देना चाहता हूँ कि अपनी हेल्थ पे फोकस करें, हेल्थ को प्रायोरिटाइज करें, क्योंकि अभी आप देखेंगे कि हेल्थ की ये सारी चीज़ें भी स्टेटस सिंबल बनने वाली हैं। जिसके सर पे पूरे बाल हों, जिसकी हेल्थ अच्छी हो, जिसको कोई डिजीज़ ना हो, तो ये भी आने वाले टाइम में ये स्टेटस सिंबल बल्कि बनेंगी क्या, ये हो रही हैं अभी। हर किसी को कोई ना कोई डिजीज़ है, क्योंकि आजकल लोग हेल्थ पे फोकस नहीं कर रहे, हर कोई सोशल मीडिया पे और इंडोर एक्टिविटीज़ में ज़्यादा है। तो मैं मैसेज ये देना चाहूँगा कि अपनी हेल्थ पे फोकस करें, प्रायोरिटाइज करें, और जो भी आपका पैशन है, जो आपका ड्रीम है, उसको फॉलो करें, और अपने ड्रीम के साथ जीना, अपने ड्रीम को दिन रात देखना और ड्रीम के लिए काम करना, ये मेन चीज़ है। तो आप कोई भी गोल अपना अचीव कर सकते हैं इस चीज़ से। और कोई रेसलर बनना चाहे तो उसको क्या पैगाम है आपका? बिल्कुल, ये बहुत अच्छा स्पोर्ट है, लेकिन इसके जैसे भी आपने बात की कि एक्सपेंसिव स्पोर्ट बहुत है ये, क्योंकि इसमें बहुत एक्सपेंसिव डाइट होती है, जो ट्रेनर का खर्चा होता है वो भी डॉलर्स में होता है। फिर उसके बाद अगर कोई इंजरी हो जाए, मेडिकल एक्सपेंसेस हैं, फिर जो आपके ट्रिप्स होते हैं, इंटरनेशनल टूर्स, वो भी सारा बहुत कॉस्टली होता है। तो वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव स्पोर्ट है। तो अगर कोई आना चाहे बिल्कुल आए, लेकिन सोच समझ के आए। ये देखने वाले को तो लग रहा होता है बहुत ईजी है, ये है वो है, लेकिन जब वो एक्चुअल में रिंग में जाते हैं फिर उनको पता चलता है कि ये कितना हार्ड गेम है। तो ये है कि आप सोच समझ के आएँ और बिल्कुल आएँ, बहुत अच्छा स्पोर्ट है, और इसकी प्रॉपर आप सर्टिफाइड ट्रेनर से ट्रेनिंग लें और फिर ही आप इसमें आ सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, और आपको फिर हम सबकी तरफ से, बल्कि पूरी कौम की तरफ से बहुत मुबारकबाद हो, एंड ऑल द बेस्ट व्हेन यू विल बी डिफेंडिंग दिस फैंटास्टिक टाइटल एज वेल। तो ये थे जी अतर जायद, इंटरनेशनली एक्लेम्ड रेसलर, बहुत ही ज़बरदस्त एजाज़ इन्होंने हासिल किया। एक छोटे से वक्फे की तरफ जाएंगे, वापस आएंगे, गुफ्तगू जारी रखेंगे। देखते रहिए स्पोर्ट्स 360। वेलकम बैक टू स्पोर्ट्स 360। अब गुफ्तगू आगे बढ़ाएंगे, क्रिकेट की बात करनी है। सबसे पहले तो पाकिस्तान का दौरा ऑस्ट्रेलिया है। पहला वनडे तो हारे हैं, लेकिन जैसा कि मैंने कहा परफॉर्मेंस बड़े पॉजिटिव नोट पर रही है। खास तौर पर जो टीम एनवायरनमेंट था और शानदार एक फाइट नजर आई। बड़े अरसे बाद पाकिस्तान क्रिकेट को हमने इस मकाम पर देखा है। बहुत अरसा हो गया था, हम बात करते आ रहे थे कि वो चीज़ें डेवलप नहीं हो पा रही, तो वो मेरे ख्याल से फाइनली हो गई हैं। इन तमाम चीज़ों पर गुफ्तगू जारी रखेंगे। अब हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर रहे हैं क्रिकेट के तज्ज़ियाकार हैं, हमारे एक्सपर्ट हैं जनाब मलिक खुर्रम शहजाद। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। तो क्या शानदार वनडे हुआ। रिजल्ट तो हमारी तरफ नहीं आया, लेकिन वो जो हम एक सवाल उठा रहे थे कि रिजवान के अंडर टीम वापस कनेक्ट होते हुए नजर आएगी। बड़ी ज़बरदस्त फाइट रही है ऑस्ट्रेलिया में। नहीं जी, बिल्कुल देखें जी, एटलीस्ट फाइट करते हुए टीम नज़र आई हो, एक जेल टीम नज़र आई। जिस तरह देखें लोएस्ट टोटल को भी काफ़ी ज़्यादा डिफेंड करने की कोशिश की। थोड़ा सा अनफॉर्चुनेट रहा कि आपको पता है पैट कमिंस थे, तो उस वक्त आपको सारी उम्मीदें जो ख़त्म हो चुकी थी। जिस तरह से मुझे वो मैच भी याद आ गया था अपना अफगानिस्तान वाला, तो आखिर में जाके जिस तरह से ये परफॉर्म करते हैं और लेट ऑर्डर में काफ़ी अच्छी बैटिंग भी करते हैं। और देखें क्रेडिट जाता है पाकिस्तान के बॉलर्स को, जिस तरह से उन्होंने काफ़ी अच्छा फाइट दी। थोड़ा सा अनफॉर्चुनेट रहा कि वहाँ नसीम शाह जो है थोड़ा इंजरी का शिकार हुआ। अदरवाइज़ अगर वो रहते, उनके 3 ओवर भी बाकी थे, तो मैच का सिनेरियो डिफरेंट हो सकता था। अच्छा, उनकी इंजरी की क्या खबर है? क्योंकि इस वक्त सबसे बड़ी डिस्कशन यही चल रही है कि मैच फिट होंगे, रिहैब कितना है, रेस्ट करा रहे हैं, क्या नोयत थी उस इंजरी की, क्या देख रहे हैं आगे उनके? देखिए जी, अभी तक की जो इतलात थी उसके मुताबिक तो एक उन्होंने स्पिनर को इंडक्ट करना है और इनको
मे बी इस मैच के लिए रेस्ट दिया जाए, हालांकि ये कर जाएंगे, मतलब रिहैब कर जाएंगे स्पिनर, क्योंकि आपको पता है कि थोड़ी की वहाँ विकेट जो है थोड़ी डिफरेंट है, वहाँ स्पिन को थोड़ी सपोर्ट मिलती है, तो इस हवाले से एक स्पेशल स्पिनर पाकिस्तान टीम डालेगा। यानी डेब्यू होने जा रहा है, बिल्कुल आपने मतलब अच्छे अल्फाजों में हमें ये बता दिया कि डेब्यू होने जा रहा है। नहीं फॉरम भाई चैंपियंस ट्रॉफी में कप्तान कौन है? हाँ ये सवाल आपका मेरे ख्याल से ये भी $1 मिलियन क्वेश्चन हाँ, है। लेकिन और अवैस देखिए जहाँ तक एक्सपेक्टेड लगता है, जिस तरह से आपको नजर आया है कि देखिए एक टीममेट भी है, और फिर आपको कैप्टनशिप में लीडरशिप क्वालिटीज भी हैं रिजवान के अंदर, कल बिल्कुल फुली टाइम एंगेज नजर आया, जिस तरह से फ्रेंचाइज क्रिकेट में नजर आते हैं, डोमेस्टिक में भी, और पूरा उन्होंने अपने 100% दिए। थोड़ा सा अनफॉर्चुनेट रहा कि रिजल्ट जो है पाकिस्तान की फेवर में, लेकिन एंजॉय भी बहुत किया, दूसरा ये कि कैप्टनशिप बहुत अच्छी की उन्होंने। बिल्कुल, और मेरे ख्याल से अवैस के इस सवाल को अब बाकायदा तौर पर दीवार से लगा देना चाहिए। कैप्टन यही रहेंगे चैंपियन। अब ये सवाल खत्म हो गया, मैं अब नहीं पूछूंगा, चलो मैंने बता दिया बस। मेरा ख्याल से सवाल अब जनवरी में दोबारा पूछना क्योंकि एक महीने पहले सब कुछ होता है। बट ओवरऑल अब सेकंड वनडे की जरूर बात की जा रही है, कंडीशंस थोड़ी सी डिफरेंट इस तरह हो जाएंगी सनाब, जिस तरह खुरम भी कह रहे हैं कि शायद एक स्पिनर इंक्लूड करने लगे हैं, तो क्या हिकमत अमली है? हम कल भी बात कर रहे थे कि अब इस कॉन्फिडेंस को ये टीम आगे कैसे कैरी करती है। देखिए सबसे चीज़ जो पहले समझने की है मेरे ख्याल से, हमारे बैटर्स को स्पेशली जो टॉप ऑर्डर है उनको थोड़ा सा देखना पड़ेगा, नसीम शाह और शाहीन शाह की इनिंग्स से देखना पड़ेगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की मैंने आपको पहले भी बात की थी जिस वक्त ये टूर अनाउंस भी हुआ था, कि ऑस्ट्रेलिया एक ऐसी टीम है कि जिसके अगेंस्ट सबसे बेहतरीन स्ट्रैटेजी होती है अटैक करने की, आप डिफेंस पे नहीं जा सकते। तो जब आप उनकी बॉलर्स पे अटैक करते हैं, ठीक है बॉल भी उस वक्त थोड़ा पुराना हो गया था, थोड़ी सी निब भी कम हुई थी, बट आप देखें कि आपके टेल एंडर्स ने जब उन पे अटैक किया तो रन्स आए हैं, और इसी तरीके से आप ऑस्ट्रेलिया को जो है थोड़ा सा पुश कर सकते हैं। हमारा जो स्ट्राइक रेट है वो मेरा कंसर्न है, उनके बैटर्स का ठीक है हम करीब पहुंच गए, 2 विकेटें 1 विकेट के करीब हम पहुंच गए, पर जो सबसे बड़ा जो डिफरेंस था इस मैच का, वो 17 ओवर्स पहले उन्होंने वो मैच ख़त्म कर दिया। 33 ओवर्स में उन्होंने वो टारगेट चेस किया जो हमने 50 ओवर तक लेके गए हैं हम जिस टारगेट को। तो मेरे नज़दीक सबसे बड़ा डिफरेंस वहाँ पर है। हम कह तो रहे हैं मैच क्लोज हुआ है, पर मेरे नज़दीक ये मैच इतना क्लोज नहीं है। ठीक है उनकी बीच में 5 बॉलों पे 3 विकेट्स गिर गई और कोई रन्स नहीं बने, जिस वक्त शाहीन और रऊफ़ आपस में दोनों बॉलिंग कर रहे थे, और इरफान न्याजी ने बहुत अच्छी फील्डिंग उस वक्त करके दिखाई है। तो वहाँ पर एक 6 बॉल्स का एक ऐसा टाइम था जिस वक्त पाकिस्तान अच्छा, आपको एलिमेंट कैसा लगा इरफान न्याजी को खिलाना इस मौके पर? ये कैसे आपने इस डिसीजन को कैसे एनालाइज किया? देखिए वही बात है, मैं कभी भी एक मैच की बेस पे किसी भी डिसीजन को बहुत ज़्यादा पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं करती। उनके अंदर एक पोटेंशियल ज़रूर नज़र आता है, वो एक पूरा पैकेज नज़र आते हैं कि वो थोड़ा स्लो भी खेल सकते हैं, हिटिंग भी कर सकते हैं, और फील्डर बड़े ज़बरदस्त हैं। तो वनडे क्रिकेट में सबसे इंपॉर्टेंट आपका फील्डिंग का एस्पेक्ट एक बैटर का ज़रूर होता है, क्योंकि आपको अच्छी बॉल पड़े आप पहली बॉल पे भी आउट हो सकते हैं, पर 50 ओवर आपने टीम के लिए फील्डिंग में रहना है जिसमें आप बहुत क्रूशल रन रोक सकते हैं। और अगर आप देखें कि जो वो पहला ब्रेक थ्रू मिला भी कि उन्होंने ऑलमोस्ट प्योरली एक छक्का बचाया, और अगली शॉट दोबारा बैटर अक्सर आपकी ईगो पे आ जाती है कि यार क्यों नहीं पिछली बार बाउंड्री मेरी क्लियर हुई, मैं दोबारा जाता हूँ, तो अगले बॉल पे उन्होंने कैच कर लिया। तो ये छोटे छोटे मोमेंट्स होते हैं गेम पे जो आप जीतते हैं। तो आई थिंक वो एक बहुत, उनकी फील्डिंग जो थी वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर था। तो उस तरह देखा जाए तो वो 6 बॉल्स ने गेम वापस पाकिस्तान की तरफ लाई, अदरवाइज ऑस्ट्रेलिया क्रूज कर रहा था। तो यहाँ पर मुझे लगता है हमें, ठीक है आप स्पिनर तो ऐड कर लेंगे, पर अगर हम अपना स्ट्राइक रेट इंप्रूव नहीं करेंगे टॉप ऑर्डर में और हम लोग थोड़े डिफेंस पे ही रहेंगे, तो तब हमारे लिए और मुश्किलात का सामना है। और डेफिनेटली वो शाहीन हो या नसीम शाह तो मुश्किल ही अगला मैच खेले, वो उनके ऊपर भी मजीद प्लान करके आएंगे। तो ये चीज़ें आपको देखनी पड़ेगी, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया से आपको हमेशा प्लानिंग में 5-6 स्टेप्स अहेड रहना है अगर आपने उनके क्लोज भी आना है। तो पहले मैच में तो आप क्लोज आ गए, अगले मैचेस में क्लोज आने के लिए आपको मजीद बहुत डीप थिंकिंग करनी बिल्कुल। वैसे पैट कमिंस को खैर टेल एंडर तो मैं कह ही नहीं सकता है, वो इतनी बार इस सिचुएशन में रहे हैं और उन्होंने मैच बचाए हैं कि उनको अब बाकायदा तौर पर आदत हो गई है। तो ये चीज़ तो ये स्ट्रेंथ ऑस्ट्रेलिया की रहेगी। लेकिन जिस तरीके से हमने मेरे ख्याल से जो फाइट दी है, आप 8 विकेटें भी ले लेते हैं, आप उनको एक ऑलमोस्ट इस सिचुएशन में ले आए कि लग रहा था कि वो हार सकते हैं। मैं कमेंट्री भी सुन रहा था, वहाँ पर बड़े कैलम फर्गुसन बड़े एनिमेटेड थे, वसीम अकरम बड़े एनिमेटेड थे, बड़ा एक हाइप सी क्रिएट हो गई जब हारिस ने बैक टू बैक विकेट्स ली, वो हैट्रिक के ऊपर आ गए। फिर ख़ास तौर पर आई थिंक इरफान के कैच की बात कर लें, वो भी एक नया एलिमेंट था कि
एवरीबडी वाज शॉक्ड कि यार पाकिस्तान ने आते ही सीरीज़ का आगाज़ इस तरीके से किया। या स्पोर्ट्स में क्रिकेट में स्पेसिफिकली वो कहते हैं ना कि अहमद भाई अगर एक्साइटमेंट देखनी है ना, क्रिकेट को हटा के जरा कमेंटेटर्स की फेस एक्सप्रेशंस देखा, और कप्तान तो खुद भी कमेंट्री में रही हैं, क्योंकि जब पाकिस्तान बैटिंग कर रहा था, आपको याद हो उस वक्त वसीम अकरम की ट्यून बड़ी डिफरेंट थी जब वो पाकिस्तान बैक टू बैक अपना आउट कर रहा था। उसके बाद जब बॉलिंग पे पाकिस्तान आया तो उस वक्त वसीम अकरम के एक्सप्रेशंस और बात करने का स्टाइल डिफरेंट था, तो समझ आई कि सांस बहाल आपकी और हुई थी। कप्तानी की बात करें, मैंने जैसे कल भी कहा था 70-80 मार्क्स इसलिए हैं क्योंकि आपने कप्तानी लिटरली बहुत अच्छी की है। चाहे वो फील्ड प्लेसमेंट की बात करें, मैक्सवेल के लिए जो फील्ड प्लेसमेंट आपने ली थी, थिंकिंग माइंड से आप गए हैं, पता लग रहा था कि आप मैच के अंदर, आखिरी बॉल तक आप मैच के अंदर, जब तक मैच ऑस्ट्रेलिया जीता नहीं है। थोड़ा सा गलती क्या हुई थी, मैं खुद चाहता था कि जहाँ पर दो आपके बैट्समैन 70-80 की पार्टनरशिप कर चुके थे, तो आपके पास जेन्युइन स्पिनर नहीं था, सलमान अली आगा को आप कर सकते थे, या शायद साइम अयूब को शायद आप ले आते। एक होता है ना, आप इम्प्रोवाइजेशन लेके आते हो बीच में, उधर शायद आप एक ट्रिक आपने मिस की है। अब पैट कमिंस की बात करें, टेल एंड तो आपको पता उनका स्ट्रॉन्ग है, चाहे स्टार्क की बात करो, वो ऑस्ट्रेलिया टीम ही ऐसी है कि चाहे वो 129 भी आपको दे, वो डिफेंड करना जानती है, वो आपके ऊपर फाइट करेगी। लेकिन हिस्ट्री है, ये कप्तान की बात बिल्कुल ठीक है। इससे पहले भी अगर आप उठा के देख लें, आपको याद हो मलिंगा ने सिंगल हैंडेडली मैच जिताया था, अटैकिंग मोड क्रिकेट खेली थी श्रीलंका की ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, आखिरी विकेट के लिए अटैकिंग मोड क्रिकेट खेली थी, उसमें वो बैकफुट पे गए थे। आपको अटैक करना पड़ेगा। मसला ये कि अटैकिंग इसलिए होता नहीं, आपके ओपनर्स ही परफॉर्म नहीं कर रहे, आपका सबसे बड़ा इशू वहां पर है। आपके अभी तक अगर अब्दुल्ला शफी की बात करूं, साइम की बात करूं, अराउंड में भी पढ़ रहा था कोई 13-14 इनिंग्स की अगर मैं कंसिस्टेंटली बात करूं, 20 रन भी आपने टच नहीं किए। जो पार्टनरशिप की मैं बात कर रहा हूं, आपका डाउनफॉल है, वहां से आपका प्रेशर कल्टीवेट होता है। फिर आप मिडिल ऑर्डर के अंदर आप चले जाएं, बाबर क्लोज टू द बॉडी उस दिन बहुत अच्छा खेल रहे थे, उनकी बैट स्पीड भी आप देखो, रिदम में नजर आया आपको, उनका नजर आया कि कंट्रोल्ड है। आप स्पिन का थोड़ा सा इशू आपको नजर उनका जरूर आ रहा है। लेकिन फिर उसके बाद आता है कामरान गुलाम। कामरान गुलाम पे लोग क्रिटिसाइज, अनफॉर्चुनेट है, हमारी बड़ी शॉर्ट टर्म मेमोरी है, लोग स्टार्ट हो जाते हैं क्रिटिसाइज करना। एक तो बॉल बहुत अच्छी थी, दूसरा ऑस्ट्रेलिया कंडीशंस के अंदर आसान नहीं है। वो जिस तरीके की पोजीशन में था, वहां पर आपने जाके बिल्डअप करना है इनिंग्स को, वहां पर आपकी टेस्ट होते हैं नर्व्स। कामरान गुलाम के लिए वो चीज़ नहीं है, आपको टाइम थोड़ा सा उसको देना पड़ेगा। आपका बैटिंग का मसला है, बॉलिंग फिर मैं कह रहा हूँ इतना ज़्यादा नहीं है बैटिंग। लेकिन खुरम, आप इस चीज़ को ज़रा एनालाइज कीजिएगा कि हमारा ओपनिंग का जो मसला है ये आज का नहीं है, ये बहुत अरसे से यही मसला चलता आ रहा है। फ़खर जमान का एक एलिमेंट अगर आप ले लें तो उसके बाद ऑब्वियसली फिर साइम और अब्दुल्ला आपके ऑटोमेटिक चॉइस बने जिनको आपने ओपन करानी है, लेकिन हम सेटल नहीं कर पा रहे। हमने माजी में मामूल हक को भी ट्राई किया है, हमने माजी में और प्लेयर्स को भी ट्राई किया है। सेटल एज अ क्रिकेटिंग साइड हमारा ओपनिंग का डिपार्टमेंट कभी भी सेटल नहीं नजर आया। देखें, स्पेशली देखें ओपनर्स के हवाले से मैं बात करता हूँ कि जिस तरह से साइम अयूब है, आपको पता है काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव क्रिकेट खेलते हैं, जाके अटैकिंग मोड में रहते हैं। लेकिन कल भी मैं देख रहा था कि आर्काइव में जाके पुरानी जैसे हाइलाइट्स वगैरह होती हैं, तो उसके अंदर सही दिनों की मैं इनिंग्स वगैरह देख रहा था। एडलेट्स में जाके काफ़ी अटैकिंग क्रिकेट खेलते थे, तो उनको उस तरह से उनकी जो है वीडियोज़ को वॉच करना चाहिए। वो आपको पता है कि उनका थोड़ा सा जो स्टाइल है उनसे मिलता भी है, सिमिलर भी है। तो जाते के साथ ही थोड़ा एग्रेसिव क्रिकेट खेलें। देखिए शुरू में जब आप अटैक करते हैं तो अपोनेंट टीम पे थोड़ा सा प्रेशर बिल्ड हो जाता है, और फिर जो लेटर ऑन जो आपके प्लेयर्स आते हैं तो उनके लिए इजी हो जाते हैं रन्स वगैरह बनाने। जिस तरह से काफ़ी अच्छे कल आपको एक अच्छे टच में नजर आए बाबर आजम। काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया जा रहा था कि आपको पता है कि पाकिस्तान टीम के अंदर कम बैक किया है, 2 टेस्ट के बाद रेस्ट मिला है, और उनके ऊपर ड्यू भी था रन्स का, उन्होंने रन्स भी किए। और लेटर ऑन पाकिस्तान के पास काफ़ी अच्छे हैं, जिस तरह से आपके मोहम्मद रिजवान हैं, फिर आपके पास अच्छा एक प्रोस्पेक्ट है इरफान नियाजी के हवाले से। लेकिन ये एक कंप्लीट पैकेज है, खाली आप इनको बैटिंग में ना देखें, लेट ऑर्डर में आके हिटिंग भी बहुत अच्छी करते हैं। रिसेंट आपने जिस तरह से पाकिस्तान में PSL भी देखा, डोमेस्टिक भी देखा, काफ़ी अच्छा परफॉर्म करके आए हैं, और बॉलिंग भी बहुत अच्छी करते हैं। फील्डर तो हैंग आउटस्टैंडिंग। ये प्रॉब्लम कहाँ पर, साइम की पर्टिकुलर अगर आप बात करें, बड़ी एक हाइप के साथ इंटरनेशनल क्रिकेट में आए हैं, डोमेस्टिक में भी शानदार सेंचुरी उन्होंने स्कोर की, एक अच्छा एलिमेंट चलता आ रहा था, बट आके किसी एक रफ पैच में एकदम से जब प्लेयर नज़र आता है, ख़ास तौर पर ऐसा यंग प्लेयर, तो आपको प्रॉब्लम कहाँ पर नज़र आ रहा है और फिर इसको हल किस तरीके से करना है? देखिए वही मैंने आपको कहा ना कि आपके पास अपोनेंट टीम की सारी वीडियोस वगैरह वहाँ मौजूद होती हैं, और वीडियो एनालिसिस ओवर द ईयर्स टीम के साथ हैं और ट्रैवल भी कर रहे हैं। देखिए वीकनेस स्ट्रेंथ पे काम करना चाहिए। काफ़ी थोड़ा सा उनके ऊपर प्रेशर आया कि जिस तरह उनका 9 लुक शॉट था, और वो तो काफ़ी ज़्यादा उन्होंने ट्रेस आउट भी कर लिया, उस पर आउट होना स्टार्ट हो गए। और आपको पता है कि CPL में काफ़ी ज़्यादा परफॉर्म करके आए, डोमेस्टिक में काफ़ी ज़्यादा परफॉर्म किए। थोड़ा सा देखिए अनफॉर्चुनेट मैं कहूँगा कि उस तरह से वो परफॉर्म नहीं कर पाए। हालांकि इनका देखिए सिमिलर विकेट्स हैं, जो न्यूजीलैंड में जाके इनका डेब्यू भी हुआ था, वहाँ इनको फुल चांस मिला था, उस तरह से नहीं परफॉर्म। लेकिन अब एक सैंपल साइज बन गया, सैंपल बन गया बिल्कुल। और मैं अब आपको कहा ना, देखिए आरकाई के अंदर जाएं तो आपके पास काफ़ी ज़्यादा वहाँ के हवाले से वीडियोस वगैरह मौजूद हैं, आप उसको बजाते खुद भी आप देख लेकिन सकते पाकिस्तान के स्ट्रक्चर को जानते हुए अब आपको क्या लगता है, क्योंकि साइम के लिए अब ये बड़ा क्रिटिकल फेज आ गया
क्योंकि अब लोग, जिस तरह मैंने कहा, एक बाकायदा लोगों के पास अब एक डेटा कंपाइल हो गया, लोग कह रहे हैं इतने मैचेस ये खेल चुके हैं, इतना मौका इनको दे दिया गया है। हमने पहले भी बात की थी, आपको याद होगा शो में, कि हमने ये भी प्रॉस्पेक्ट सोचा कि क्या हम उनको सिर्फ T20 के लिए लिमिट कर दें या फिर वनडे टेस्ट भी खिलाते रहें। अब पाकिस्तान के वो तीनों फॉर्मेट्स इस वक्त खेल रहे हैं, तो उनके लिए आगे का रास्ता जो है वो अब कितनी देर चलेगा, और भी लोगों के बारे में बात होगी, डोमेस्टिक से भी नाम आएंगे, तो बड़े क्रिटिकल फेज़ में बेचारे इस वक्त। देखिए ज़्यादातर तो उनको ज़्यादा टैग किया, आपको पता है T20 के हवाले से T20 स्पेशलिस्ट है, जिस तरह से काफ़ी जाते एग्रेसिव इनिंग खेलते हैं और जाते के साथ ही अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं। देखिए थोड़ा सा मैं ये कहूँगा कि जिन्होंने भी ये टूर डिज़ाइन किया था कि इसके अंदर शुरू में बिफोर जो है ना आपके 1-2 मैचेस होना चाहिए, साइड मैचेस होते हैं, वहाँ जाके आपकी हार्मनी डेवलप होती है। आप 3 दिन पहले वहाँ जाके पहुँचे हैं तो आपके पास साइड मैचेस नहीं थे। जब आप मैच खेलते हैं, देखिए मैच सिनेरियो आपका डिफरेंट होता है, प्रैक्टिस इज़ अ डिफरेंट थिंग। फिर आप जाने से पहले आपको यहाँ की जो विकेट्स हैं, खासकर यहाँ पे आपको कैंप्स वगैरह लगाने चाहिए थे, स्पेशली इस्लामाबाद के अंदर। और आपको पता है कि यहाँ की जो विकेट्स हैं, बाउंसी विकेट्स हैं या स्विंग वगैरह होती है, तो इन पे काफ़ी ज़्यादा इनको सपोर्ट मिल सकता था। बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन मेरे ख्याल से इतनी इंटरेस्टिंग सीरीज़ ये होने वाली है क्योंकि इसका स्टार्ट इतना अच्छा हो गया कि हम सब एक्साइटेड हो गए हैं। तो और एक मैं बार बार कहता हूँ, विजुअल पर्सपेक्टिव बड़ा अच्छा है। जब ऑस्ट्रेलिया में क्रिकेट हो रही हो, ग्राउंड शॉट भी लगे तो बॉल आपको बाकायदा तौर पर बाउंड्री तक जाते हुए नजर आता है, तो वो विजुअल पर्सपेक्टिव इतना शानदार है कि आप क्रिकेट को एंजॉय करना शुरू कर देते हैं। बट जाने से पहले, जैसा कि मैंने आपको कहा था कि हमने वुमेंस के फ्यूचर टूर प्रोग्राम्स की लाजमी बात करनी है, जिसका बाकायदा तौर पर आईसीसी ने ऐलान कर दिया है, और इसमें बाकायदा तौर पर जितनी क्रिकेट खेली जा रही है इसको भी हमने डिटेल में डिस्कस करना है। तो सना मीर, आप सबसे पहले क्या कहना चाहेंगी इसमें? जिस तरह मैंने कहा, मुख्तलिफ होम और अवे पूरे तरीके से इसको मेंशन किया गया है, कैसे देख रही हैं इस नई एफटीपी को? बहुत अच्छी एफटीपी है, बस साइम की बात पे मैं एक ज़रूर कमेंट दूंगी कि अभी पहला ही वनडे मैच है उनके करियर का, तो ऑब्वियसली अब जब आपने फ़खर को ड्रॉप किया है तो अब आपको थोड़ा सा तहम्मुल दिखाना पड़ेगा। ठीक है, उन्होंने T20s बहुत खेले हैं, उधर मौका बहुत मिला है, पर वनडे का अगर देखा जाए तो पहला ही मैच खेलने वो ऑस्ट्रेलिया गए हैं, तो इतना आसान कंडीशंस नहीं। जहाँ तक वुमेंस क्रिकेट की बात है तो मेरे ख्याल से बड़ा अच्छा एक पूल मिला है पाकिस्तान को इस दफ़ा। अगर आप देखें, क्योंकि जिम्बाब्वे को ऐड किया गया है, पिछले उनका डेब्यू हो रहा है। पिछली जब पहली दफ़ा चैंपियनशिप आई थी तो 8 टीम्स थी, फिर उसके बाद नेक्स्ट टाइम 10 टीम्स थी, अभी 11 टीम्स पे शिफ्ट कर दिया। और उसका रीज़न, जो मेन रीज़न है ऑड नंबर रखने का, क्योंकि पाकिस्तान इंडिया चैंपियनशिप में मैचेस नहीं खेल रहा, तो वो हमेशा उन पॉइंट्स को डिवाइड कर दिया जाता है या वो प्रॉब्लम क्रिएट होती है बाकी कैलेंडर के लिए। तो 11 टीमों के आने से फ़ायदा ये हो गया कि अब इवन नंबर के मैचेस आपने खेलने, तो इस दफ़ा पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया और इंडिया को नहीं खेल रहा इस चैंपियनशिप साइकिल में। तो उस लिहाज से अगर देखा जाए तो बड़ा अच्छा चांस है पाकिस्तान के पास ऑटोमेटिक क्वालिफिकेशन। और दोनों टफ टीम्स आप होम पे खेल रहे हैं। बिल्कुल, मैं उसी की तरफ आने लगी थी कि और अच्छी चीज़ ये है कि ठीक है, साउथ अफ्रीका, वेस्ट इंडीज़ भी अपने होम पे बड़े अच्छे हैं, पर अगर इंग्लैंड को आप अपने तरह की विकेट्स पे खेलें और न्यूजीलैंड को खेलें तो आपके पास एक चांस ज़रूर है कि आप वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ले सकते हैं। तो अगर हम सही तौर पे तैयारी करें वुमेंस क्रिकेट की यहाँ पर, तो ऑटोमेटिक क्वालिफिकेशन के लिए आप डेफिनेटली सोच सकते हैं कि हम उस तरफ जाएं। बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन आजकल ये जो श्रीलंका वाला एलिमेंट है और उनको हमने उधर जाकर खेलना है, वो मुझे ज़रूर एक ख़तरे की घंटी लग रही है। बट सना, थैंक यू वेरी मच। अवैस, आपका बहुत शुक्रिया। खुरम, आपका भी बहुत शुक्रिया कि आप हमें ज्वाइन कर रहे थे। यही था आज का प्रोग्राम स्पोर्ट्स 360। मुझे और टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।